हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं, जो ये सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम हीट के मोशन के साथ डिस्कस करते हैं। यानी जब हीट मोशन में होती है तो जब हम उस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो आप उसे कहते हैं ऊष्मागतिकी, या इंग्लिश में आप इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स इन मोशन। तो जब हीट मोशन में हो तो हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि आज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परंतु कभी आप जॉब इंटरव्यू दें तो वहां पर भी आपको ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो हेल्पफुल होंगे। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने लिए हैं जो कि अमूमन तौर पर थर्मोडायनेमिक्स से पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द बाउंड्री ऑफ प्रेशर कुकर। अब आप देखिए, जो प्रेशर कुकर होता है आपका, उसकी बाउंड्री कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए कोई प्रेशर कुकर है, ये इसकी बाउंड्रीज हैं। तो इसके ऑप्शन आप यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है पहला फिक्स्ड एंड रियल, दूसरा इमेजिनरी, तीसरा मूविंग बाउंड्री, या फोर्थ है रियल बाउंड्री। तो इसका आंसर आएगा आपका फिक्स्ड एंड रियल बाउंड्री, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेशर कुकर की बाउंड्री होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है और रियल होती है। तो आप इसे कहेंगे द बाउंड्री ऑफ प्रेशर कुकर इज फिक्स्ड एंड रियल। इमेजिनरी बाउंड्री वो होती है जिस बाउंड्री को आप इमेजिन करते हैं, इस प्रकार से वो इमेजिनरी होती है। मूविंग जो मूव कर पाती है, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में बाउंड्री जो होती है मूविंग होती है। और रियल बाउंड्री देखिए जो वास्तविक हो, और ये जो है वास्तविक और कैसी है, फिक्स है। यानी फिक्स्ड और रियल बाउंड्री होती है प्रेशर कुकर की। इसके अंदर आप स्टीम होती है प्रेशर कुकर में, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो स्टीम को सेपरेटेड करती है फिक्स्ड और रियल बाउंड्री से, उसे आप कहते हैं फिक्स्ड एंड रियल बाउंड्री ऑफ प्रेशर कुकर। दूसरा आप यहाँ पर देखिए, द सिस्टम इन विच मास इज केप्ट कांस्टेंट बट एनर्जी इज ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। ऐसा सिस्टम जिसमें आपका मास जो है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये कोई सिस्टम है आपके पास एच, इसके अंदर मास आपका कीप्ड है, यहाँ पर आपका मास रखा हुआ है। इन द सिस्टम मास इज कीप्ड कांस्टेंट बट एनर्जी इज ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। परंतु जो एनर्जी है वो क्या कर पाए, ट्रांसफर कर पाए। तो आप उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, तो आप इस सिस्टम को बोलते हैं, पहला ऑप्शन है क्लोज सिस्टम, दूसरा ओपन सिस्टम, तीसरा एडियाबैटिक सिस्टम, या चौथा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा देखिए क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, या आप इसे हिंदी में बोलेंगे बंद निकाय। तो बंद निकाय में मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से बंद निकाय आप इसको हिंदी में कहेंगे। तो बंद निकाय में मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आपके पास देखिए कोई हीटेड वेसल है, तो आप देख रहे हैं कि जो इसके अंदर जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, परंतु जो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क, वो क्या करेगी, सराउंडिंग से इंटरेक्ट करेगी। तो उसे आप कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे। ओपन सिस्टम में मास भी और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। एडियाबैटिक सिस्टम में देखिए जो है, एक और सिस्टम यहाँ पर है एडियाबैटिक कांस्टेंट, इसमें जो है एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, इसमें हीट ना ही ऐड की जा सकती है और ना ही सब्ट्रैक्ट की जा सकती है उस सिस्टम में। तो सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं। और जो चौथा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, इस सिस्टम से ना तो आप मास बाहर निकाल सकते हैं, ना आप एनर्जी निकाल सकते हैं, ना आप एनर्जी ले सकते हैं, ना मास आप यहाँ ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारे पास पहले क्वेश्चन का, जिसमें मास आपका कांस्टेंट रखा रहता है, इसे आप कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज डिपेंडेंट ऑन मास। देखिए ऐसा प्रॉपर्टी सिस्टम की, ऐसी यानी निकाय का ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें विच इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सिस्टम, यानी जो कि मास पर डिपेंड करती है, उस सिस्टम को आप कहते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम। क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव सिस्टम कहेंगे। जो सिस्टम आपका किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा, उसे आप कहेंगे एक्सटेंसिव सिस्टम। इंटेंसिव सिस्टम में आपको होता है, इंटेंसिव सिस्टम में जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होता है मास का, बल्कि एक्सटेंसिव में मास पे डिपेंडेंसी होती है। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए प्रोसेस प्रोसीड इन सच ए मैनर। आप देखिए कोई ऐसा प्रोसेस जो प्रोसीड होता है इस मैनर में कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट के आपको पास दिखे,
तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, पहला रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस, तीसरा क्वासी स्टैटिक, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा आपके पास थर्ड, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपको लगता है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो इतनी स्लोली हो रहा है कि आपको दिख रहा है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जैसे आप मान लीजिए ये कोई यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक पिस्टन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ देखिए इसमें कोई गैस फिल है, आप इस प्रकार मानिए, और यहाँ पर आप वेट रखते हैं इस प्रकार से, बहुत ही पतली ट्रेस में आप वेट रख रहे हैं, ये देखिए। तो जब आप एक ट्रे हटाते हैं तो ये पिस्टन थोड़ा अप जाता है, परंतु आपको ये पिस्टन अप जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो चेंज है, जो प्रोसेस बढ़ रहा है वो बहुत ही स्लोली बढ़ेगा। तो आप इस प्रोसेस को कहेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। फिफ्थ आप यहाँ पर देखिए, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी यानी यू और वर्क, जिसको आप क्या कहते हैं, P इंटू वी भी कहते हैं, वर्क को प्रेशर इंटू वॉल्यूम भी कहते हैं। तो आप देखिए U प्लस वर्क का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, विच इज द सम ऑफ, इनमें से कौन सा जो आंसर है वो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर है। पहला एंट्रोपी, दूसरा इंथैल्पी, थर्ड वर्क और फोर्थ हीट। तो इसका आंसर आपके पास आएगा इंथैल्पी सेकंड। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आप देखिए सिक्स्थ, फाइंड द टेम्परेचर विच हैज सेम वैल्यू ऑन बोथ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल। आप हमें वो टेम्परेचर बताइए जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल सेम रहता है। तो मैं आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन बता दूं, C/5 = F-9/32। ये रिलेशन होता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में। अब वो कह रहा है कि दोनों पर टेम्परेचर सेम हो, तो अब x टेम्परेचर मान लीजिए x/5 x-9/32। अब आप जब इसको फर्दर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 32x, यहाँ पर आएगा आपके पास 5x माइनस यहाँ पर 9 5 जा 45, इस प्रकार से होगा। जब आप इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 32 यहाँ क्या आ रहा है, 32x। तो देखिए 32x में से आप जब क्या माइनस करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, C/5 = F-32/9। यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट करिए जरा। यहाँ पर F-32/9 लिखिए, F-32/9, ये इनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो आप इस चीज को जो नीचे है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये गलत यहाँ पर टाइप हो चुका है, तो इसको मैं जरा करेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप देखिए रिलेशन होता है C/5 F-32/9। अब आप देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप इस टेम्परेचर को x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x, और यहाँ आएगा हमारे पास 5x माइनस, आप देखिए F-32, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी 160 यहाँ पर आएगा इस प्रकार से। और 9x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 160, और यहाँ पर आपके पास आएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 160। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी -40। तो -40 ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की सेम वैल्यू होती है -40 पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में कई बार ये सवाल पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट गैस लॉ। तो मैं आपको बताऊं परफेक्ट गैस लॉज कौन से लॉज होते हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट गैस लॉ नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ऑप्शन ए है बॉयस लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, थर्ड रिग्नॉल्ट लॉ, या फोर्थ जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ जो है वो यहाँ पर आपका परफेक्ट गैस लॉ नहीं है। परफेक्ट गैस लॉ है बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और आपका रिग्नॉल्ट लॉ। ये जो है तीन शुरू के, ये आपके परफेक्ट गैस लॉज हैं, बिकॉज इन लॉज से आप पता करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ गैस, इन्हीं लॉज से आप पता करते हैं। और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीन चीजों को, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सिस्टम की, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन पे ये डिपेंड करते हैं बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, रिग्नॉल्ट लॉ। परंतु जो यहाँ पर जीरोथ लॉ है ये अलग लॉ है, ये जो है थर्मोडायनेमिक लॉ के अंदर आएगा, परफेक्ट गैस लॉज के अंदर जीरोथ लॉ आपका नहीं आएगा। 8 आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेयर्स फॉर्मूला। तो आप देखिए मेयर फॉर्मूला आपके पास होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा आपके पास। Cp आपके पास होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे ही ये होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर आप देखिए
आएगा ऑप्शन 2। यही आपका मेयर्स फार्मूला होता है, रिलेशन बताता है स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक वॉल्यूम के बीच में कि इनका जो डिफरेंस होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है वैल्यू है आपकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। तो आप यहाँ पर देखिए, जो पहला आपके पास ऑप्शन है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल पर केल्विन, ये आपके पास जो है यूनिट सहित जो है आपके पास आंसर है किसका, ये आपके पास आंसर आ जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल पर केल्विन। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट होगा। 100 नहीं होगा, 150 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यदि आपको रियल गैस को देखिए, यदि आपको रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है तो आप इनमें से क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, दूसरा है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, तीसरा है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, या चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊं, कोई रियल गैस होती है, आप यहाँ पर मान लीजिए कोई रियल गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई आपस में क्या है, ये रियल गैस है। देखिए रियल गैस है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा। आपको इसे आइडियल गैस में बदलना है। तो जब आप आइडियल गैस में बदलेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने चाहिए, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होना चाहिए। तो जब आप टेम्परेचर हाई करेंगे रियल गैस का, तो इनके बीच में जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पर देखिए। और प्रेशर को आप लो कर देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर चले जाएंगे। तो आप लो प्रेशर हाई टेम्परेचर देकर, तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आप देकर क्या कर सकते हैं, रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन आप देखिए, ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस आप बताइए जिसमें आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए, पहला है आइसोथर्मल, दूसरा आइसोबैरिक, थर्ड आइसोकोरिक, या डी, या फोर्थ आपका ऑप्शन है एडियाबैटिक। तो इसका सही आंसर आपके पास आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है आइसोकोरिक में। आइसोबैरिक के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपकी जो हीट है इसको आप कांस्टेंट बोल सकते हैं। आप हीट का ना आदान प्रदान नहीं कर सकते, यहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते आप एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो 11 नहीं हो गया। 12 आप यहाँ पर देखिए, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप जो होता है वो अधिक होता है। ये देखिए ये देखिए पीवी में यहाँ पर एक स्लोप बना रहा हूँ इस प्रकार से। तो ये आप मान लीजिए ये है आपके पास एडियाबैटिक का स्लोप। एडियाबैटिक का स्लोप किससे अधिक होता है, तो मैं आपको बता दूं, एडियाबैटिक का स्लोप अब देखिए आइसोथर्मल से क्या होगा, अधिक होगा। आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है इससे अधिक होता है। और पॉलीट्रॉपिक का जो देखिए आइसोथर्मल का स्लोप है, ये एडियाबैटिक का स्लोप है। और जो पॉलीट्रॉपिक का होता है ये एडियाबैटिक से भी अधिक स्लोप होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 2 आएगा यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस से अधिक होगा। 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किससे आप यहाँ पर बताएंगे कि किससे डील करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, या फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एनर्जी को क्या करता है, कंजर्वेशन का रूल बताता है। तो ये डील करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एनर्जी हम यहाँ पर बताते हैं कि जो आप एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का आपको नियम बताएगा फर्स्ट लॉ। अब आप देखिए 14th यहाँ पर सवाल है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ 4। यानी जो SFE आपने पढ़ा है ये रिजल्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। किसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, या फोर्थ नॉन ऑफ द अबव के लिए। तो मैं बताऊं, ओपन सिस्टम के लिए SFE आप लेते हैं फर्स्ट लॉ से। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास का भी ट्रांसफर होगा
और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो होगी, फर्स्ट लॉ जो होगा वो किसके लिए होगा, ओपन सिस्टम के लिए होगा। ये देखिए रिजल्ट होगा फर्स्ट लॉ का ओपन सिस्टम के लिए, इसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा। तो इसमें आप SFE लेंगे ओपन सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम में मास इनक्लोज रहता है, एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। देखिए अगर वर्क डन किया जा रहा है सिस्टम पर, ये मानिए कोई सिस्टम है S, इस पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, ये कार्य दे नहीं रहा, आप कार्य इसको दे रहे हैं, तो उसको आप कैसे कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए कोई भी सिस्टम यदि वर्क लेता है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। यदि वो वर्क देगा, डन करेगा बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर ये वर्क देता तो उसको हम पॉजिटिव लेते, वर्क ले रहा है तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। देखिए 16th क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस इन विच इंथैल्पी इज कांस्टेंट। इंथैल्पी जो है वो एक काइंड है एनर्जी का। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आपकी इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है वो कौन सा प्रोसेस है? पहला आइसोथर्मल, दूसरा थ्रोटलिंग, थर्ड एडियाबैटिक एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर आएगा थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस में आपकी इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में आपकी जो इंथैल्पी है, जो एनर्जी है, वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिए ड्राई फ्रैक्शन ऑफ ड्राई स्टीम, यानी जो ड्राई फ्रैक्शन होता है ड्राई स्टीम का, इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए मास ऑफ ड्राई स्टीम, इस प्रकार आप लेंगे मास ऑफ ड्राई स्टीम, ये मास ऑफ ड्राई स्टीम, और मास ऑफ वेटेड स्टीम का क्या होगा? देखिए मास ऑफ ड्राई स्टीम और मास ऑफ वेटेड स्टीम का रेशियो होता है। देखिए मास ऑफ वेटेड, या जितनी मतलब आपकी वेटेड, इसको मैं देखिए शुरू से लिख रहा हूँ, मास ऑफ वेटेड आप यहाँ पर लिखेंगे, मास ऑफ, यहाँ देखिए वेटेड आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेटेड स्टीम, इस प्रकार से लिखेंगे, इनका रेशियो होगा ये। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा ड्राई स्टीम के लिए, तो इसका होगा यूनिटी, यूनिट यानी 1, यानी ड्राई फ्रैक्शन होता है ड्राई स्टीम के लिए 1, कितना होगा? 1 होगा। अब आप देखिए सैचुरेशन कर्व, जो आपका सैचुरेशन कर्व है वो किसके बीच में प्लॉट होता है? किन दो चीजों के बीच में प्लॉट होता है? टेम्परेचर इंट्रोपी, एंथैल्पी इंट्रोपी, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर। तो मैं आपको बता दूं कि जो सैचुरेशन कर्व है वो आपका टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच में ही कर्व बनता है। इस प्रकार से आपका कर्व बनेगा सैचुरेशन कर्व। तो ये हमेशा टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच में बनेगा। इंथैल्पी और इंट्रोपी के बीच में मॉइलर डायग्राम बनता है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आप देखते हैं आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आप वहां पर बनाते हैं चार्ट या कर्व बनाते हैं। इस प्रकार से 19वां सवाल हो गया। अब आप देखिए 20वां जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच लॉ गिव डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यानी कौन सा लॉ आपको डायरेक्शन बताता है हीट फ्लो की। तो मैं आपको बता दूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, कि डायरेक्शन क्या है हीट फ्लो की, यानी हीट किस डायरेक्शन में आपकी फ्लो हो रही। तो ये कौन बताएगा आपको? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द्वितीय नियम बताएगा आपको थर्मोडायनेमिक्स का, कि आपकी जो हीट है वो लो मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्या होती है? फ्लो होती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। फर्स्ट लॉ आपको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, जीरो लॉ आपको किसके बारे में बताएगा? टेम्परेचर के बारे में, और थर्ड लॉ आपको इंट्रोपी के बारे में बताता है। 21वां सवाल आप देखिए, द पॉइंट एट विच, ऐसा पॉइंट जिस पर लिक्विड, सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम हो इन पीटी ग्राफ। पीटी देखिए यानी प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर कर्व पर देखिए ऐसा पॉइंट आपको बताना है। ये देखिए आपको ऐसा पॉइंट यहाँ पर बताना है जिस पर तीनों आपकी जो फेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होगी इस पॉइंट पर जो होगी वो क्या होगी? आपकी इक्विलिब्रियम में होगी। कैसे होगी? इक्विलिब्रियम में। ये मानिए आप सॉलिड है, ये लिक्विड है, एक गैस है, तीन फेजेस हैं। इस एक पॉइंट यहाँ पर होगा जिस पर ये तीनों फेजेस एक समान होगी, उस पॉइंट को आप बोलेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा ट्रिपल पॉइंट, थर्ड
सैचुरेशन पॉइंट या फोर्थ, नॉन ऑफ द अबव। तो आप इसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। ट्रिपल पॉइंट ही ऐसा पॉइंट होता है जिस पर तीनों फेजेस आपकी इक्विलिब्रियम में रहती हैं। 22वां आप देखिए सवाल, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? आपने ये पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, रिजल्ट होता है कार्नोट इंजन। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला इसके लिए हमारा होता है, देखिए वर्क अपॉन में हीट इनपुट, वर्क अपॉन हीट कितनी इनपुट हुई। तो देखिए यदि आप TH माइनस TL वर्क को आप इस प्रकार लिखेंगे अपॉन में TL, अपॉन में T, यहाँ पर आपने क्या लिखा देखिए अपॉन में TH होगा। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे एफिशिएंसी का 1 माइनस TL अपॉन में TH। तो देखिए TL को आप T2 भी बोल सकते हैं और TH को आप T1 भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आएगा आपके पास पहला, ये कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहाँ पर T2 सिंक का टेम्परेचर है और T1 आपका सोर्स का टेम्परेचर है। यह आपको ध्यान रखना है। ये 22वां हो गया। 23वां देखिए आप सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बॉयलर माउंटिंग। इनमें से कौन सी बॉयलर माउंटिंग नहीं है? आपको मैं बता दूं, बॉयलर माउंटिंग वो कंपोनेंट होते हैं जो कि ये देखिए इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि आप माने कोई बॉयलर है, इस पर जो कंपोनेंट आपके लगे हुए हैं, देखिए जो इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, एनर्जी कंजप्शन को कम करते हैं, उसको आप कहते हैं बॉयलर माउंटिंग। ये हेल्पफुल होते हैं, प्रोसेस को आपकी फास्ट करते हैं, स्टीम जनरेशन को। तो इसमें आपको बताने जो पार्ट सेल है यहाँ पे, वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होगा, माउंटिंग। सेफ्टी वॉल्व भी आपकी माउंटिंग होती है, मैन होल भी आपकी माउंटिंग होती है। परंतु जो इकोनोमाइजर है आपका, या आपकी एसेसरीज में होगी या आपको बाहर से जोड़नी पड़ेगी, या आपको बॉयलर की सरफेस पर नहीं दिखेगा। तो इकोनोमाइजर जो है वो एक एसेसरी है, बल्कि ना कि माउंटिंग। तो इसका आंसर आएगा इकोनोमाइजर। 24वां आप यहाँ पर देखिए सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टरबाइन। इनमें से कौन जो है वो टरबाइन की टाइप है? तो आपको पता है टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो फ्लूइड एनर्जी को देखिए वर्क में बदलती है। फ्लूइड एनर्जी को देखिए काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। देखिए फ्लूइड एनर्जी को किसी भी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देती है, वो होती है टरबाइन। तो आप इसके देखिए जो आंसर है यहाँ पर, पहला है इम्पल्स, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रेडियल फ्लो, या फॉर ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं चारों प्रकार जो है, तीनों प्रकार जो है वो टरबाइन के हैं। इम्पल्स टरबाइन देखिए, इसमें देखिए ये इम्पल्स टरबाइन की कंस्ट्रक्शन सबकी अलग अलग होगी, पर ये सभी टरबाइन हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा फॉर ऑल ऑफ दी अबव। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो आप यहाँ पर देखिए द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है आपकी, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम आपकी होती है यहाँ पर, इसको आप बोलेंगे वॉल्यूम पर यूनिट मास, पर यूनिट मास आप इसे बोलेंगे वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो इसका वॉल्यूम की आपको पता है यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, और मास की किलोग्राम। तो इसका होगा मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ये होगा 25वां आंसर आ गया इसका। 25th इज द आंसर ऑफ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो ये आपके पास जो 25 मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। नोट्स के लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इंजीनियरिंग की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।